हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि आप लोग 25 तारीख को अपना जो पेपर देने वाले हो एसएसटी, उसके लिए जी तोड़ तैयारी कर रहे हो। अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि इस चैनल पर आपका ये लास्ट वीडियो होगा, रिकॉर्डेड वीडियो। इसके बाद में अभी लाइव सेशंस वगैरह होंगे, चिंता मत करना। अभी इकोनॉमिक्स की बुक बची है हमारी। अल्टीमेट रिवीजन सेशन, जो फाइनल टचअप हम अपनी प्रिपरेशन को देने वाले हैं, वो सुबह हम अर्ली मॉर्निंग भी करेंगे। लेकिन ये जो रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको फाइनल दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव समझना। ये है सीबीएसई का जो सैंपल पेपर 2025 में सीबीएसई ने इशू किया था। ये सैंपल पेपर वो आधार होता है जिस हिसाब से हम ये कहते हैं कि आपका ऐसा पेपर आएगा एग्जाम में। इस सैंपल पेपर के बिहाफ पे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस या फिर इस पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं जैसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन 2019 से पढ़ा रहा हूं, 2019 से पेपर्स देखते आ रहा हूं, तो सीबीएसई ने अपने क्वेश्चंस के पूछने का पैटर्न बहुत इवॉल्व किया है। लेटेस्ट सैंपल पेपर ये है हमारे पास में, एंड वी आर डैम श्योर कि इस सैंपल पेपर को ही बेस बना के इसके ही जैसा पेपर आपका एग्जाम में आएगा। तो इसका आज मैं एक ऐसा एनालिसिस देने वाला हूं जो कि आपको कल एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद देने वाला है। तो इस चीज को अच्छे से समझना। इसके बाद में एक होमवर्क भी होगा, वो भी करना है आपको, ठीक है। देखो, तो अगर हम क्या कहते हैं कि सैंपल पेपर को एकदम इनिशियल से शुरू करें तो ऐसा ही आपका पेपर भी आएगा कि आपके कितने सेक्शन होंगे, 1 2 3 4 5 6 सेक्शन जो होंगे, 6 सेक्शन, जिसमें आपका पता है कि मैप वर्क होगा, पैसेज होगा, ये ऑब्जेक्टिव होंगे, फिर उसके बाद में 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब कुछ एकदम बेसिक है, आप पढ़ते आए हो, आपने बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व भी किए होंगे, तो आपको आइडिया होगा। लेकिन इसका आज एनालिसिस करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूं मैं आपको कि सेक्शंस ऐसे ही रहने वाले। अब एक एक करके अगर सेक्शंस को उठाएं अपन, तो देखो आपको क्या है कि ओवरऑल जो आपके 37 क्वेश्चन है, पूरे 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि एक छोड़ दो दूसरा कर लो, ये और में जो क्वेश्चन रहेगा वो अटेम्प्ट कर सकते हो कि आप ऊपर वाला कर लो ए या बी, लेकिन करना पूरे 37 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट है आपको अच्छे से, ठीक है। अब सेक्शन से अगर चालू करें, जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव होगा 20 क्वेश्चन, 20 नंबर अपने पक्के होंगे। अब इसमें क्या है ना, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना, मैंने आपको ज्योग्राफी के रिवीजन सेशन में बताई थी कि ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे पक्का। तो ये आपके फ्री मार्क्स हैं, फ्री मार्क्स है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करोगे ना, तो इनमें वही आंसर छुपा रहता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी वही रखना, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वही रखना। गलती क्या कर देते हैं इन क्वेश्चंस में, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, हम इनको ऑप्शंस में समझ लेते हैं, तो वो गलती मत करके आना, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। इसीलिए एग्जाम से एक दिन पहले मैं बता रहा हूं आपको, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में पैनिक मत होना, उसका आंसर वही मिलेगा आपको, ठीक है, उसका आंसर आपको वही मिलेगा। ऐसे टेबल बेस्ड क्वेश्चंस भी एक आधे आने पक्का है, जिनके आंसर्स आपको क्या है एनालाइज करने पे मिलेंगे। अब सीबीएसई ने जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देना चालू कर दिए हैं, तो इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ समझना है। आगे अगर आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, किस तरह के कि एक ना एक क्वेश्चन आपका आएगा जिसमें आपको जोड़ी मिलाना रहेगी, तो वो जोड़ी मिलाना भी रहेगी और एबीसीडी में से ऑप्शन तय करना रहेगा। तो अब इन क्वेश्चंस में बताए एक थंब रूल है जो हम इतने सारे प्रैक्टिस सेशंस में अडॉप्ट करते आए हैं कि वो पकड़ो जो आपको 110% पता है कि ये सही होगा ही होगा। जैसे हमें पता है कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है ही, तो 3 का ए होगा ही होगा, तो 3 का ए होगा, तो ए और कह सकते हैं सी वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया है, ठीक है, कि 3 का ए है, या तो बी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करना, जल्दीबाजी मत करना, गलती मत करना, पूरे मिलाना। फिर और जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपको कहां देखने मिलेंगे, हरियाणा में, तो 2 का सी, 2 का सी आपको इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में डी में दिख रहा, तो डी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेशन वाली जो मेथड है वो फॉलो करके बहुत अच्छे से जल्दीबाजी मचाए बिना, ठीक है, सॉल्व करना, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के साथ साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें भी जिन क्वेश्चंस में ऑप्शंस में नीचे 1 और 2, 1 2 3, तो वहां पे एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना, अगर सही आंसर नहीं पता चल रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, ठीक है। फिर क्या है, फिर जैसे अगर आप देखोगे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस अगर आते हैं, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर सेट में आए, ठीक है, और नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और आया भी तो आपको बस अब ये पिक्चर देखो, पिक्चर में कैरेक्टर है नेपोलियन,
ठीक है। तो आधा काम ये हो जाएगा कि आपको सारी पिक्चर्स के कैरेक्टर्स एटलीस्ट पता हो, उन पिक्चर्स के नीचे जो बॉक्स बने हैं ना, तो एक बार रिवाइज करते समय, उन एनसीईआरटी के पन्ने पलटते समय उन पिक्चरों के नीचे जो बॉक्स में जो डिटेल्स लिखी है वो कर लेना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे ऐसे एबीसीडी ऑप्शन वाले आ रहे हैं कि ए का बी का 2 और इस टाइप से, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना। ये बारीक बारीक चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी तरह का पेपर आएगा आपका, इसी तरह का पेपर आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहा कि द फ्रीक्वेंट स्टोरीज ऑफ डैश रिमाइंड्स दैट नो सिस्टम इज एंटायरली विदाउट शॉर्टकमिंग्स, इवन डेमोक्रेसी, आइडेंटिफाई द इशू बीइंग रेफर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो अब क्या है कि ये ऐसा है जिसमें ना कोई एलिमिनेशन लगेगा, इसमें ना आपको कोई किसी प्रकार से क्या करना होगा, कह सकते हैं कि ऑप्शंस में से गेस करना होगा। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस में पता है तो पता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट बेस्ड है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि आपको नहीं भी पता तो आप सही कर सकते हो, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा रखना वहां पे। ठीक है, ये हो गए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे। अब आ जाओ सेक्शन बी, 2 नंबर के क्वेश्चन। अभी तक क्या है ना कि ट्रेडिशनली हम सोचते आ रहे थे कि 2 नंबर के क्वेश्चन में जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट बताओ, एक्सप्लेन करो। पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए, और क्योंकि अब सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अपने बढ़ाए हैं, तो ये भी तय है क्या कि डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कम आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे अगर आप देख रहे हो कि 2 नंबर में क्या है कि कीवर्ड टाइप के नहीं आएंगे कि कीवर्ड दे दिया और वो कीवर्ड पे डायरेक्ट पूछ लिया। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, 2 नंबर में पूछ लिया। तो छोटा टॉपिक है, टॉपिक पे 2 नंबर एक्सप्लेन करने को आ गए। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ ये दिमाग में मत बैठा के जाना कि सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन में डिफाइन टाइप ही क्वेश्चन आएंगे, आ भी सकते नहीं भी आएंगे। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, लेकिन आपको इतना पता है कि उसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 2 पॉइंट मिनिमम लिख के आगे बढ़ सकते हो आप। तो ऐसे आपके 4 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, तो उसमें एक्सपेक्ट करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डिफाइन टाइप, और डिफाइन टाइप के अलावा वो टॉपिक, जिन टॉपिक पे 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब आ जाओ सेक्शन सी पे। मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज बताना है तुम्हें। 3 नंबर के क्वेश्चन है। यूजुअली हम जब प्रिपरेशन करते हैं, टॉपिक समझाता हूं तो मैं आपसे बोल देता हूं, जैसे बताओ कि टर्शरी सेक्टर के ग्रोथ के पीछे के क्या कारण है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट टॉपिक, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो लेकिन अब क्या है ना कि अब अगर आप जैसे यहां पे देखना शुरू करोगे, तो ये क्वेश्चन है कि 40 इयर्स में आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन तीनों सेक्टर में बढ़ा है, ये वो पूरी कहानी है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यही पूछ रहा है, व्हाई डू यू थिंक टर्शरी सेक्टर हैज बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया। तो जैसा हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया डायरेक्ट 4 पॉइंटर्स ये लिखना है कि सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, इसके पीछे का क्योंकि बेसिक सर्विसेज होती है, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रो करेगा, टर्शरी ग्रो करेगा। तो आंसर वही लिखना है, बस वो सवाल को ट्विस्ट करेंगे। तो सवाल ट्विस्ट होगा, वहां आपके दिमाग को आपको स्ट्रेट रखना है। समझ रहे हो मेरी बात को। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखो, जैसे क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन 26 नंबर का देखो, जिसमें क्या बताया कि एक मिस्टर वाई है, वो रूरल एरियाज में गए, यहां वहां वो पूरी कहानी बताई। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है, हाउ कैन वन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, हाउ टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। सिंपल, अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हाउ टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो सवाल बहरूपिया होता है, ये मैं आपको साल भर से बताते आ रहा हूं। आपको बस उसी चीज पे ध्यान रखना है कि सब ट्विस्ट होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि कॉम्पिटेंसी या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं तो वो इसी तरह से होते हैं जहां पे एक सिचुएशन बनाई जाती है और उस सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन छुपा रहता है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट दिखेगा क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट दिखेगा क्वेश्चन, जैसे यहां पे दिख रहा है डायरेक्ट टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बताओ, लेकिन उसके आगे पीछे बहुत सारी चीजें लगा दी है। ठीक है, आगे पीछे बहुत सारी चीजें लगा दी है। द सेम गोज विद सेक्शन डी आल्सो। 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अब क्या है, पूरा एक स्थिति बनाई है कि मोहन ने खेती करने के लिए जमीन खरीदी है। ठीक है, शुगर केन, कॉटन, ज्वार वगैरह ये क्रॉप्स ग्रो कर रहा है। ही इज अनफेमिलियर विद द लोकल सॉइल टाइप एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, हेल्प हिम आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट सॉइल टाइप एंड प्रॉपर्टीज फॉर सक्सेसफुल फार्मिंग। तो अब क्या हो रहा है कि आइडेंटिफाई करो सॉइल टाइप। तो शुगर केन, कॉटन, ज्वार ब्लैक सॉइल हो गया आपका। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टीज है ब्लैक सॉइल की वो बताओ। तो डायरेक्ट ना पूछते हुए क्या किया है, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। बाकी अब आपने ये तो पढ़ा है ना चार्ट के साथ में, ब्लैक सॉइल तो उसका एरिया लिखोगे आप, ब्लैक सॉइल जो है तो उसमें कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो जाती है। ब्लैक सॉइल की एक्स फैक्टर क्या है कि वो हाइड्रेटेड जब रहती है तो स्टिकी हो जाती है, डिहाइड्रेट होने पे डीप क्रैक्स डेवलप कर लेती है, रिगूर सॉइल कहा जाता है। तो
सब पढ़ा है आपने, बस क्या है कि पेपर इस तरह से हम वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं कि अगर पेपर इस तरह से बहुत ट्विस्टेड भी आएगा तो भी आपको बस क्वेश्चन समझना है। समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन समझ लिया तो आधा काम वही हो जाएगा। द सेम गोज विद दिस आल्सो। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे अब क्या मैं बता रहा हूं आपको कि शब्दों का खेल है कि ट्रीटी ऑफ वियना डिपिक्टेड अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये क्या आ गया सर, ये तो पढ़ा ही नहीं कहीं। ट्रीटी ऑफ वियना पूछा है ना आपसे, बस सिंपल आपको क्या करना है, की फीचर्स बताना है ट्रीटी ऑफ वियना के। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस शब्दों का खेल है। उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, पैनिक मत होना, क्योंकि पेपर भी आपका ऐसे आएगा। हमने केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था केस बेस्ड क्वेश्चन 12 नंबर के आएंगे और ये पूरे 12 नंबर आप लेके आ रहे होंगे। बस शर्त क्या रहेगी कि आपको, जो मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन वाले वीडियो में ट्रिक्स बताई थी कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना, जरूरी नहीं कि हर बार आंसर यही मिले, और जरूरी नहीं कि पढ़ के ही आंसर लिखना है, मन से भी आपको बहुत सारी चीजें पता होगी, आप लिख सकते हो। ठीक है, वो हो गया। फिर क्या है, फिर अगर आप सैंपल पेपर में और आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलता है क्या कि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है, तो ऐसा मैप आएगा एक आपका, उस मैप में आपको 2 पॉइंट्स ऑलरेडी प्लॉट करके दे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऑलरेडी प्लॉट करके दे दिए हैं ये, ठीक है, कोलकाता सेशन का 1 पॉइंट प्लॉट करके दे दिया, और एक इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जैसे एक कोलकाता सेशन हो गया आपका, और ये क्या है, यहाँ पे लिखा भी रहता है, कंफ्यूज मत होना, प्लेस वेयर पीजेंट सत्याग्रह टुक प्लेस। पीजेंट सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेदा में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स रहेंगे। इन 2 पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स आपको बढ़िया से आप आंसर में लिख सकते हो, और जो मैप देंगे उस मैप में भी प्लॉट करना, मैप को बहुत अच्छे से टाई करना, गलती मत करना। ठीक है, मैप वर्क में नीट एंड क्लीन तरीके से। और उसके अलावा ये आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट हो गए। हिस्ट्री के दोनों पॉइंट आइडेंटिफिकेशन के आएंगे कि आइडेंटिफाई करो ये पॉइंट्स हैं कौन से, तो यहाँ लिखा रहेगा वो आइडेंटिफाई कर लेना। और जो लोकेट लेबल करने को आएंगे, तो जैसे लोकेट लेबल करने को आ गए ये पॉइंट्स, ठीक है, तो लोकेट लेबल करने को जो माइंस आएंगी, या फिर कह सकते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जैसे पूछ लिया गया, तो लोकेट लेबल करने को जो आएंगे तो वो डायरेक्ट आएंगे। तो लोकेट लेबल जो हमने मैप में पढ़ा है, ठीक है, मैप लिस्ट में जो सारा किया है वो उसी तरह से आएंगे। उसमें शब्दों का बहुत ज्यादा झोल रहेगा नहीं, बस आपको मैप पे प्लॉट अच्छे से करना होगा। अगेन अगली चीज बता रहा हूं मैं, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स वाले क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपने विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के कर दिए, वो थे ही नहीं, फिर कॉपी चेक करने वाले पे डिपेंड करेगा। जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतने पॉइंट्स में लिखना होगा। अब ये सैंपल पेपर आप खुद एक बार देखो, ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए जिनने आज तक अच्छे से सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करे हैं, सीबीएसई का भी सैंपल पेपर नहीं देखा था, तो एक बार एनालाइज कर लेना। बेटा तुम पूरी तरह से तैयार हो, ठीक है, बस शर्त ये है कि तुम्हें वो कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर। ठीक है, तो ये चीज कर लेना। आई विश एंड आई प्रे फॉर दिस कि तुम अपना बेस्ट दे के आओगे, ठीक है, और वो दोगे तुम। बस ये है कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां रखना। मैं आपको टेलीग्राम पे इसके आंसर की भी दे देता हूं, तो एक बार क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पे नजर दौड़ा लेना। साथ ही साथ क्या है, मैं आपको ये पेपर भी दे दूंगा, ठीक है, तो जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि पेपर आखिरकार कल आपका आने कैसे वाला है। ठीक है, तो इसको लेके बैठ के पूरे 3 घंटे मत निकाल देना, लेकिन 15-20 मिनट आधा घंटा देख के एक अच्छा से ओवरव्यू लेना पूरा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखना है, वो आंसर की में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अभी लाइव सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।